नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बढ़ेगा क्रूड या गिरेगा क्रूड? आज हम इस खास चर्चा में इसी बात पर फोकस करने वाले हैं कि अब जब साल खत्म हो रहा है, कच्चे तेल में नेगेटिव रिटर्न है, तो अब यहां से किस तरह का मूवमेंट दिखेगा? क्या कच्चा तेल बढ़ेगा और घटेगा, इन्हीं लेवल्स के पास रहेगा, और 2025 के लिए आपके लिए क्या राय बन रही है? चलिए आज के मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आर.एस. शर्मा, जो कि ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। शर्मा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी जी भी हमारे साथ शो में शामिल हैं। बट ऑफ कोर्स केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी भी हमारे साथ शो का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा सर, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा है और आपने पूरे मार्केट को ग्लोबली और डोमेस्टिकली देखा है। ये कहाँ गए वो दिन कच्चे तेल के जब ओपेक समूह की एक खबर आती थी उत्पादन कटौती की, एक हवा लगती थी और कच्चे तेल को पंख लग जाते थे? तीसरी बार हमने यहाँ पर उत्पादन बढ़ोतरी का जो फैसला है इस समूह की तरफ से पोस्टपोन होते हुए देखा है। आगे शायद फिर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन कच्चा तेल दौड़ने भागने के बजाय बिल्कुल सुस्त पड़ा है, उठने की भी जहमत नहीं उठा रहा है। क्या हो गया सर? Neha, I'll go back memory lane 20 years back. In the beginning of this century, there was a strong theory, that peak oil theory, that the total crude oil production will not increase more than 100 million barrels a day, and there's going to be energy crisis. So, but the overall, the humanity, the resilience is so much. So we have always overcome these difficulties. You are absolutely right. पिछले एक साल में लगातार जो है बेरिश सेंटीमेंट बने हुए हैं क्रूड ऑयल के। कहाँ ये जो गोल्डमैन सैक्स, उनका 2024 का फोरकास्ट है $80 का, और अभी देखिए $72 पे चल रहा है। अभी भी गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि अगले साल 2025 में $76 रहेगा प्राइस। बट मैं फिर बोलता हूँ, पता नहीं क्या उनकी एक्सपर्टीज है। आई डोंट थिंक कि अगले साल जो है $70 भी रह पाएगा। जो भी अभी जो सेंटिमेंट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनसे तो यही इंडिकेशन होती है कि अभी और कमी आने वाली है। बट अभी आपकी बात एकदम असेसमेंट सही है कि बेरिश सेंटिमेंट बनी है। उसके कई कारण हैं। एक तो क्या है कि ये जो ओपेक की अभी जो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई है, बार बार वो जो प्रोडक्शन कट जो है उसको रिमूव करने की बात करते हैं, तो फिर आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको मालूम है जैसी प्रोडक्शन बढ़ेगा दाम एकदम क्रैश करेंगे। करेक्ट। दूसरा, कुछ एक ओपेक कंट्रीज जो हैं वो साइलेंटली प्रोडक्शन इंक्रीज करके ओपन मार्केट में, ओपन सीज में बेच रहे हैं। तो एक्चुअल सप्लाई इज मोर देन व्हाट इज द कोटा एज पर ओपेक प्लस। डिमांड की साइड से कोई ऐसी बड़ी प्रोजेक्शन नहीं आ रही है। उधर यूएस में इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है 500 मिलियन का। अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है कि 500 मिलियन क्रूड इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई है। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, उनका तो बहुत ही वोकल वे में बोलते हैं कि हम जो है शेल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है बहुत बेरिश बना हुआ है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात है। और मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि मेरी असेसमेंट है दाम अभी और नीचे गिरने वाले हैं। दाम अभी और घटेंगे, भारत के लिए अच्छी बात है। इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से अच्छी बात है और कितना इससे जो हमारा अब ट्रेड बिल है, जो इम्पोर्ट बिल है, उसमें हमें और राहत मिल सकती है। लेकिन नवनीत, अब मैं समझना चाहूँगी, शर्मा सर ने तो कही दिया कि सेंटिमेंट बेरिश है यहाँ पर, लेकिन अब अगले साल के लिए कौन सा चैलेंज सबसे ज्यादा है? एक हेडविंड है जो तेल के मार्केट के लिए बन रहा है, कमजोर डिमांड या फिर ओवर सप्लाई की स्थिति? नेहा जी, दोनों ही चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और पिछले एक साल से ये क्रूड ऑयल मार्केट में हावी हुए। जैसे शर्मा सर ने भी बताया कि काफी हद तक डिमांड जो है बहुत शैलो है। अब यूएस की डिमांड तो छोड़ दीजिए, वो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, बट अदरवाइज यूरोपियन एंड चाइनीज डिमांड काफी शैलो है, जिसकी वजह से एक डिमांड साइड सिनेरियो तो काफी वीकनेस दिखा ही रहा है। एंड आप ये समझिए कि आप हम ये डिस्कस कर रहे हैं शो की शुरुआत से कि ओपेक ने कोई कट नहीं किया है या कोई जो कट को है उसको एक्सटेंड किया है। अगर समझ लीजिए नहीं एक्सटेंड किया हो तो आज दाम क्या होता है? आज हम बात कर रहे थे 10% नीचे होता क्रूड ऑयल, जो कल के भाव से होता। तो मेरे हिसाब से ये कट जो किया है वॉलंटरली
फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में कुछ हद तक रोल बैक हो जाएगा, और बाकी जो एक्सटेंट है 2026 तक उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया कि दिस कट्स कुड कंटिन्यू। साथ साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प एक बहुत बड़े फैक्टर है, जो एक क्रूड बेबी करके प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका ये इंडिकेशन है कि दे विल सब्सिडाइज इंसेंटिवाइज क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, और जो और क्रूड प्रोड्यूस करेंगे एंड एक्सपोर्ट स्थिति मार्केट में थोड़ी सी नरम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इन ऑल अभी फिलहाल डिमांड साइड सिनेरियो या डिमांड साइड पुल बहुत वीक है, एंड सप्लाई साइड सिनेरियो और बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दाम अगले कुछ हफ्ते, महीने और क्वार्टर्स तक भी दबाव में रह सकते हैं, एंड $60 के नीचे के स्तर भी आपको आने वाले दिनों में WTI में देखने मिल सकते हैं। कुछ हफ्ते, महीने, आने वाला क्वार्टर भी प्रेशर में रहेगा। $60 तक कच्चा तेल यहाँ गिरता दिख रहा है। केडिया जी, मुझे बताइए, ये ओपेक प्लस कब इस स्थिति में आएगा कि वो यहाँ पर उत्पादन बढ़ा सके? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर दो देखने को मिली। ना सिर्फ इन्होंने तीसरी बार यहाँ पोस्टपोन किया है, अब जो उन्होंने आउटपुट बढ़ाने का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, पहले अगर दिसंबर से जब उत्पादन बढ़ाने की बात थी तो 1,80,000 बैरल प्रतिदिन से वो शुरुआत कर रहे थे। अब जो क्वांटम है सोफार अप्रैल के लिए वो 1,38,000 कर दिया है। मतलब यहाँ पर क्वांटम घटा दिया है, और जो पूरी अवधि है उसको स्ट्रेच करके अब ये ले गए हैं सीधा सितंबर 2026 में। क्या 2025 में ओपेक की स्थिति में रहेगा ओपेक समूह कि वो उत्पादन बढ़ा सके कभी भी? नमस्कार नेहा जी। कच्चा तेल 2000 हमने देखा कि हवा थी, बीच में हमने 90 लेवल देखा, नीचे में हमने 65 के आसपास भी जाते हुए देखा, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं रही और घूम फिर के हम 70-75 के बीच में थे। ओपेक का ये जो डिसीजन है बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन है। ठीक है, सरवाज जी ने जिस ढंग से बताया वो अच्छा जानते हैं इस चीज को, हम एक ओवरव्यू के हिसाब से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अगला साल जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज एक तरफ आप देखिए सप्लाई बढ़ेगी, ये सभी को पता है कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ब्लैक गोल्ड को हमने पिछले टर्म में भी देखा था कि एक्सपोर्ट पे ज्यादा काम कर रहा था, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिया, तो वो एक सप्लाई कंटिन्यू होगा। तो ओपेक के लिए मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जो हम बात कर रहे हैं कि आगे आगे बढ़ा सकता है, वो टाइमिंग बोलना बहुत मुश्किल है, बट सेकंड हाफ मुझे लगता है कि ऐसा पीरियड आ सकता है। कारण उसका ये है कि आज जिस ढंग से लास्ट 3 महीनों के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट्स किए, और उम्मीद है कि 2025 के अंत ठीक है एक रिसेशन का एक माहौल जरूर बना हुआ है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है वापस डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको लेकर, बट दूसरी ओर जो जो स्टेप्स हमने सेंट्रल बैंक्स का देखे हैं, मुझे लगता है सेकंड हाफ से थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई देगी, डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगा, तो ही हम देखेंगे कि ओपेक ये स्टेट पे जा सकता है। बट करंटली मुझे लगता है कि 2025 के लिए 5-7 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जियो पॉलिटिकल फ्रंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कहीं पे भी समाप्त होता हुआ दिख रहा नहीं है। वापस हमने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्टिविटी स्टार्ट हुई उसके बाद और कंसर्न बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट में आना जाना कंटिन्यू चलेगा। हाँ, सप्लाई साइड ग्लोबली हम देखेंगे ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है फेड का जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ईसीबी, बीओई, बैंक ऑफ कनाडा, ये जो एफर्ट दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिमांड को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक कि ज्यादा मेरे को क्रैश जैसी सिचुएशन भी नहीं लग रही कि जो हम 60 के नीचे 60-62 देखें। आई थिंक वर्स्ट इन केस आप 64-65 का एक बेस मान के चलिए करंट जो फंडामेंटल्स है, और हायर साइड पे मुझे लगता है कि 76-50 एज ऑफ नाउ जो करंट सिनेरियो उसके हिसाब से दिखता है। बट सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। ओके नवनीत, इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल तनाव है और उससे जो वॉर प्रीमियम का फायदा साल की शुरुआत में कच्चे तेल को मिला था, उस पर मैं बात करना चाहूंगी। अब दो फ्रंट पे हम देख रहे हैं प्राइमरीली ऑयल मार्केट के लिए दिक्कत है। एक तो रशिया यूक्रेन की, अगर ये रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देते हैं, और दूसरा मिडिल ईस्ट में जो हमने लेबनान और इजराइल के बीच में तनाव देखा है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ पर दिक्कत में आ जाता है। तो मुझे बताइए कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है और पिछले 2-3 साल से ये पूरा इशू चल रहा है, अगर ये रिस्क गहराता है तो कच्चे तेल को कहाँ सपोर्ट है? कैसा वॉर प्रीमियम या रिस्क यहाँ एड ऑन हो सकता है? कैसी संभावना है? रशिया यूक्रेन वॉर लगभग 3 साल से चल रहा है। 3rd एनिवर्सरी बनाएंगे हम जनवरी के महीने में। तो मुझे लगता है कि उसका जो रिस्क प्रीमियम है काफी हद तक फेड ऑफ हो चुका है। एंड इस पूरे साल में रिस्क प्रीमियम आप देखिए, हार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट के बीच में वॉर हो रहा है, एंड उसके बावजूद आपको क्रूड में हलचल नहीं देखने मिल रही है। उसके बावजूद हम जो रिएक्शन देख रहे हैं काफी म्यूटेड देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई फैक्टर्स है वो बहुत हावी है मार्केट पे, rather देन जियोपॉलिटिकल एंड अदर एक्टिविटीज। एंड जियोपॉलिटिकल अगर कोई इम्पैक्ट आ भी रहा है, वो क्रूड के अलावा गोल्ड एंड सिल्वर एंड बाकी एसेट क्लासेस पे ज्यादा आ रहा है, जो कि
आपको अच्छी वोलेटिलिटी या मूवमेंट दे रहे हैं विज़-अ-विज़ क्रूड। तो कहीं न कहीं पार्टिसिपेशन थोड़ा-सा कम हो गया है क्रूड ऑयल मार्केट्स में एंड फोकस थोड़ा-सा अदर कमोडिटीज़ पे या अदर एसेट क्लासेस पे ज़्यादा हो गया है। उसके साथ-साथ मुझे ये भी एक डर है कि जो डिमांड साइड पुल जब तक नहीं आएगा और सप्लाई साइड सिनेरियो ईज़ आउट नहीं होगा, ओपेक की तरफ से कट्स रोल बैक नहीं होंगे, तब तक बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है एंड जैसे केडिया जी ने बताया कि ये सेकंड हाफ ऑफ 2025 में होगा, जो कि करीब-करीब 6 महीना यहाँ से दूर है। तो तब तक के लिए स्थिति ऐसी ही रहेगी कि छोटे-मोटे पुल बैक ज़रूर आते रहेंगे बट ओवरऑल ट्रेंड जो है, उसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस पूरे साल में हमने करीब-करीब 3 या 4% नेगेटिव क्रूड प्राइसेज़ देखे और आने वाले अगले 3-6 महीने में 8 से 10% की भी गिरावट हो जाए, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी हम अज़्यूम करते हैं। ओके, तो प्रेशर अगले साल भी जारी रहेगा और आने वाले महीने हैं वो भी दबाव वाले साबित हो सकते हैं। शर्मा सर, आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही मेंशन किया था कि भारत की तेल ज़रूरतों के लिए जो फिलहाल स्थिति है वो बहुत अनुकूल है। इनफैक्ट इस साल भी हमें इसका बहुत फ़ायदा मिला। हमारी जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जिस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, रशिया से सस्ते तेल का हमें बहुत बेनिफिट मिला है। अब बताइए कि यहाँ से भारत की ऑयल पॉलिसी क्या होनी चाहिए या हो सकती है ताकि ये सस्ते तेल का बेनिफिट हमारे लिए कंटिन्यू हो, क्योंकि अभी भी अपनी ज़रूरत का 80 से 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्या पॉलिसी में कोई बदलाव की ज़रूरत है या इसी को कंटिन्यू रखें? बिल्कुल नेहा, आपने सही बोला। अभी हमारा तकरीबन 86% जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट होती है और मुझे खुशी है कि नवनीत और अजय दोनों ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। और हमारी जो तेल की जो नीति के बारे में आपने पूछा है, तो आप ये भरोसा रखिए कि अभी तक का मेरा जो पिछला 3 दशक का 4 दशक का जो एक्सपीरियंस है, हमारी पॉलिसी बहुत ही अनुकूल रही है। और इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। बहुत अच्छा जो है सरकार को जो निर्णय लेने के लिए सपोर्ट करते हैं। और अभी जो नीति जो है, पिछले साल इतना हमें फायदा हुआ है। मेरा कंफर्ट लेवल बहुत है कि उसकी जो नीति जो है, एक तो नीति डायनामिक रहेगी। ये आप लेके चलिए कि अभी जो आज का सिचुएशन में नीति जरूरी नहीं कि यही बनी रहे। क्या जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है, क्या हमारे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, वो सब कुछ फैक्टर लिए जाते हैं। मल्टीपल इसमें पैरामीटर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉलिसी को। बट अभी तक कंफर्ट ये है कि पॉलिसी बहुत अच्छी रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि पॉलिसी जो है, जैसी डायनामिक सिचुएशन में होगी उसके हिसाब से सरकार सही अपना निर्णय लेती रहेगी। बिल्कुल, और इनफैक्ट हमने देखा है कि हाल फिलहाल जिस भी तरह के बयान निकल कर आए हैं उसमें हमने देखा है कि फिलहाल फ्यूल की कीमतों को लेकर महंगाई के मोर्चे पर किसी भी तरह की दिक्कत की बात नहीं। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए कच्चे तेल के बाजार में कैसे मौके बन रहे हैं। कमजोर मांग और ओवर सप्लाई की स्थिति से तो अब यही लग रहा है कि कच्चे तेल पर दबाव अभी कुछ समय और जारी रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ से रणनीति क्या अपनाई जाए, निवेशकों के लिए, कारोबारियों के लिए कैसे मौके बन रहे हैं? नवनीत, सबसे पहले मैं आपसे ही समझूंगी। आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र कर दिया कि कच्चा तेल प्रेशर में है, $60 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जरा मुझे बताइए कि एक निवेशक किस हिसाब से अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को टाइम करे, पोजिशनली कैसे देखे, थोड़ा मीडियम टर्म फ्रेम के हिसाब से इसे कैसे देखे, बेसिकली नए साल के लिए अब क्या तैयारी करें? जैसे मैंने बताया कि मेरा बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है एंड एक रीजनेबल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से करंट भाव 5,800 के आसपास है। आपको एक छोटा मोटा बाउंस या मेरे हिसाब से रीजनेबल बाउंस 2 से 3% की भी बढ़त आपको देखने मिल सकती है। प्राइसेस 5,950 6,000 तक भी जा सकते हैं। बट ओवरऑल 5,500 या उसके नीचे के स्तर मैं देखता हूँ आने वाले 3 से 6 महीने में। तो एक बायस नेगेटिव है। फिलहाल निवेशक अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे तो सेलिंग साइड पे रह सकते हैं एंड अगर बाइंग साइड पे कोई व्यू बनाना है या कोई ऑयल कंपनीज प्ले करनी है तो उस हिसाब से वेट फॉर करेक्शन आपको बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। ओके, केडिया जी मुझे ये बताइए, अब क्योंकि अगले 3 महीने के लिहाज से अप्रैल तक यहाँ पर ओपेक की तरफ से उत्पादन कटौती जो है वो अभी जारी रहेगी, कोई निर्णय यहाँ पर नहीं आएगा।
20 जनवरी ट्रंप साहब यहाँ पर अपनी जो कुर्सी है वो संभाल लेंगे और उसके बाद उनका माना जा रहा है कि जो एनर्जी एजेंडा है डीरेगुलाइजेशन का है और उत्पादन वो बढ़ाएंगे, जिसका हमने जिक्र भी किया। जनवरी तक क्या रेंज में कच्चा तेल दिखेगा और कैसे उस टाइम तक प्ले करना है क्रूड को? देखिए, बिल्कुल जैसे नवनीत ने भी कहा कि देखिए आगे जाके सप्लाई 2025-26 में काफी शानदार है, बट मुझे लगता है जो सबसे बड़ा तड़का जो लगना है वो है जियोपॉलिटिकल। वी डोंट नो कि आज हम देखते हैं कि लास्ट टू लास्ट मंडे हमने सीज फायर की न्यूज देखी, गोल्ड में $50 का फॉल आता है, सभी में हम देखते हैं कि अब सीज फायर हो चुकी है। अगले 2-4 दिन के अंदर वापस हम इसको इवॉल्व होते हुए देखते हैं। ऐसी रशिया यूक्रेन है, तो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग ये कि कोई भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो पॉसिबल नहीं है कि अगले 3-4-6 महीने में अगर नहीं इवॉल्व होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैसे से हम लोग जनवरी मार्च तक का भी अगर मैं व्यू लेता हूं, तो अपर साइड 75 का एक कैप रहेगा और नीचे में मुझे लगता है ब्रेंट 60, 650, 67 इसके नीचे जाता हुआ दिखा है। लेकिन गिवन दैट कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट में कोई भी चीज ऐसा ठहराव वाली चीज नहीं रहती है, अगर ये कंटिन्यू रहता है और टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखते हैं वीकली पे, तो मुझे एक ब्रेकआउट जरूर दिखाई दे रहा है, बट वो सेकंड हाफ में दिखाई दे रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ होता है तो डेफिनेटली वी कैन रीटेस्ट 85-90 जोन, लेकिन आज बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने लड़ाई के जो प्रीमियम्स होते हैं वो मार्केट को एब्जॉर्ब करते हुए देख चुके हैं। तो टाइमिंग मेरा मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट में जब तक प्राइजेस 60 टू 40 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 60 टू 40, 60 टू 50 के आसपास जाता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के नीचे में हम 55-56 के आसपास जाके कंसोलिडेट करेंगे। ज्यादा बड़ा फ्री फॉल इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि सारी सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को पे लाने की कोशिश कर रही है, जो कंजम्पशन को कंटिन्यू सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो कोई बड़ा फ्री फॉल भी नहीं, तो बड़ा जंप भी नहीं, एक दायरा मेंटेन रहेगा। ओके, दायरा मेंटेन रहेगा। नवनीत, सिंस आपने एक ब्रॉड बेस्ड व्यू दिया है $60 का, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसके लिए आपको क्या रेंज दिख रही है कच्चे तेल में? मेरे हिसाब से थोड़ी सी नरमी या थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। अभी हम $68 के आसपास है, 65, 65.50 ऑन द लोअर साइड एंड अपसाइड में $72 के आसपास ये रेंज जो है अगले 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है, विच इज 5% अप एंड 5% डाउन। ओके, केडिया जी, मुझे ये बताइए, इस साल की मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जितने एक्सपर्ट से हमने बात की, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ यू, फ्यूचर्स से ज़्यादा ऑप्शंस में ट्रेड करने की डे टू डे बेसिस पे बहुत रिकमेंडेशंस आई हैं। क्या आगे भी ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करना एक सेफ बेट रहेगी कच्चे तेल में, या यहाँ व्यू में, स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया जा सकता है? आई थिंक देखिए, ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प है। आज हम चाहे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इक्विटी में पार्टिसिपेशन देखें, लेकिन उसकी ब्यूटी ये है कि जैसा आपका व्यू है या मार्केट में जो भी चेंजेस आता है, यू कैन मेक इट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में सप्लाई अच्छी रहेगी, मार्केट में गिरावट है, तो ऑप्शन में हम लोग सिंपल ऑप्शन में पुट लेके कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो राइटिंग करते हैं वो करते क्या है कि 6200 के कॉल बेच के बैठे हैं। तो इन केस अगर मार्केट कुछ भी हो जाए, स्टेबल भी रहे, जैसे हम लोग देख भी रहे हैं कि मार्केट एक दायरे में, तब भी प्रीमियम मिलता रहता है। तो आई थिंक लोगों को अब धीरे धीरे इंडिया में खास करके जो पार्टिसिपेशन कोविड के बाद जो बढ़ा है डेरिवेटिव में, वो एक फ्रूटफुल रहा है और यहाँ पे एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसके लिए डाइवर्शन भी हमने देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है वो ऑप्शन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इक्विटी के बाद। नवनीत, क्विकली मुझे जस्ट बता दीजिए कि अब यहाँ से प्राइस रिस्क वाले वो कौन से 3 बड़े फैक्टर्स हैं या इवेंट्स हैं जिस पर हमारे दर्शकों को, निवेशकों को, कारोबारियों को ध्यान देने की जरूरत है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो कि लास्ट कुछ सालों से मार्केट को टाइम एंड अगेन एक बाउंस देता हुआ नजर आया है। अगर कहीं पे भी कोई वॉर एस्केलेशन होता है या जो जो मौजूदा ट्रूस की बात हो रही है उसमें कोई एस्केलेशन होता है, तो वो मार्केट को एक अच्छी वोलेटिलिटी देता है। सेकंड, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो किस तरह से पॉलिसीज लाते हैं और वो करेक्ट। किस तरह से पॉलिसीज को अपने हित में लाते हैं एंड बाकी देशों के लिए थोड़ा सा जी। अगर यूएस प्रोडक्शन बढ़ता है बाकी प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी सी पॉलिसी चेंजेस होते हैं, करेक्ट। तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर, चाइनीज रिकवरी। अगर हाँ। चाइनीज रिकवरी बहुत स्मार्टली प्ले ऑफ होती है तो डिमांड साइड फैक्टर थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि प्राइसेस को फिर से निचले लेवल से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑलराइट। 3 बड़े फैक्टर है जो कि अगले साल 2025 में सेकंड थर्ड क्वार्टर के आसपास प्ले होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, शर्मा सर, केडिया जी एंड ऑफ कोर्स नवनीत दमानी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बेहतरीन तरीके से आप सबने समझाया कि कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जो आगे जाके खासतौर से अगले साल के लिए कच्चे तेल के मार्केट पर अपनी छाप छोड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स कारोबारियों को, निवेशकों को अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे रणनीति अपनानी चाहिए।
तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।